हेलो बच्चों। अब हमने स्वरों का वर्गीकरण पिछली वीडियो में कर लिया है। अब हम व्यंजनों के वर्गीकरण तक चलते हैं। और व्यंजनों का वर्गीकरण जो होगा हमारा, वो घोषत्व के आधार पर और प्राणत्व के आधार पर होगा। साथ ही साथ हम जो हमारे अंतस्थ व्यंजन होते हैं, लुंठित ध्वनि, पार्श्विक ध्वनि, ठीक है, और अर्ध स्वर, उन पे चर्चा करेंगे। साथ ही साथ हमारे इस पर संघर्षी वर्ण कौन से होते हैं और संघर्षी वर्ण कौन से होते हैं, उन पे बात करेंगे। साथ ही साथ जो हमारे आगत ध्वनियां हैं हमारी, उन पे भी चर्चा करेंगे। ठीक है, तो बिना समय गंवाए अब अपनी अगली वीडियो की तरफ चलते हैं और हेडिंग डालेंगे बेटा हम। वहीं से कंटिन्यू रखना है। दूसरा हेडिंग जो बनेगा आपका, वो बनेगा व्यंजनों का वर्गीकरण। क्या बनेगा बेटा? व्यंजनों का वर्गीकरण। क्या बनेगा? व्यंजनों का वर्गीकरण। व्यंजनों का वर्गीकरण, ये हमारा दूसरा टॉपिक यहाँ बन जाएगा, व्यंजनों का वर्गीकरण। इसमें हम देखेंगे कि व्यंजनों का वर्गीकरण जो होगा, तो इसका जो होगा वो दो प्रकार से होगा। कितने प्रकार से होगा? दो प्रकार से होगा। सबसे पहला प्रकार होगा हमारा, सबसे पहला प्रकार होगा घोषत्व के आधार पर। किस आधार पे? घोषत्व के आधार पर। घोषत्व के आधार पर। और जो दूसरा प्रकार होगा बेटा हमारा, दूसरा प्रकार होगा, वो होगा प्राणत्व के आधार पर। ठीक है, के आधार पर, प्राणत्व के आधार पर। ठीक है, इसको हमें समझना है, तो बिना समय गंवाए हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। ठीक है, अब हमें जो देखना है हमें, तो सबसे पहला पॉइंट से यहाँ डालेंगे बेटा हम, पुरुषत्व के आधार। पुरुषत्व के आधार। तो सबसे पहले हम घोष का ही अर्थ मालूम करते हैं। घोष है क्या? घोष है क्या? ठीक है बच्चों, घोष का अर्थ जो होता है वो होता है स्वर तंत्रियों में कंपन होना। क्या होता है घोष का अर्थ? क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? घोष का जो अर्थ होता है वो होता है, उसका जो अर्थ होता है वो होता है स्वर तंत्रियों में, स्वर तंत्रियों में कंपन होना। क्या होता है? स्वर तंत्रियों में कंपन होना। स्वर तंत्रियों में कंपन होना। ठीक है, अब यहाँ पर जो बनेगा घोषित के आधार पर व्यंजन दो प्रकार के बनेंगे। सबसे पहला प्रकार होगा यहाँ पर, सबसे पहला प्रकार होगा अघोष। अघोष। ठीक है, अघोष वर्ण या अघोष व्यंजन कौन से होते हैं? तो देखो, अघोष का अर्थ होता है, अघोष का अर्थ होता है, उसका अर्थ होता है कंपन ना होना, स्वर तंत्रियों, स्वर तंत्रियों में कंपन ना होना। ठीक है, स्वर तंत्रियों में कंपन ना होना। तो यहाँ पर क्या होता है, बात करें तो इसमें क्या आता है हमारा, इसमें क्या आता है, इसमें क्या लेते हैं हम? देखो, हर वर्ग का पहला, बच्चों इसमें क्या लिखेंगे? हर वर्ग का, हर वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण तथा तीनों शाह हमारे, तीनों शाह हमारे अघोष होते हैं। क्या होते हैं? अघोष कहलाते हैं। है बेटा, ये अघोष कहलाते हैं। ठीक है, अगर हम इसके सूत्र की बात करें तो इसका सूत्र बन जाएगा, अगर हम सूत्र की बात करें इसके, तो 12 प्लस तीनों शाह हमारे,
12 से मतलब है हर वर्ग का पहला दूसरा वर्ण और तीनों शाह हमारे क्या कहलाएंगे, अघोष कहलाएंगे। अब इनको समझ लेते हैं, ये है क्या, है किस चिड़िया का नाम। देखो यहाँ पर हम जानेंगे इसमें अघोष को और सघोष को, अभी मैं यहाँ पर ही आपको समझाऊंगा। दूसरा पॉइंट जो बनेगा हमारा, दूसरा पॉइंट जो बनेगा यहाँ पर हमारा अघोष हो गया। अब हमारा क्या होगा, सघोष हो जाएगा। दूसरा पॉइंट क्या बन जाएगा बच्चों हमारा, क्या बन जाएगा, सघोष बन जाएगा। क्या बन जाएगा, सघोष। अभी समझाऊंगा क्या होता है अघोष सघोष। सघोष का जो अर्थ है, सघोष का अर्थ है कंपन होना। कंपन होना यहाँ पर बच्चों स्वर तंत्रियों पर, स्वर तंत्रियों में जो फेफड़ों से वायु हमारी निकलती है तो वो जो है मुख नाद में जो है कंपन करती है हमारी, तो उसे क्या कहते हैं, सघोष हम कहते हैं। क्या कहते हैं उसे बच्चों, हम सघोष कहते हैं। इसका जो होता है, इसमें हम बात करें, इसमें क्या हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा, हर वर्ग का, हर वर्ग का, हर वर्ग का हमारा, ठीक है बच्चों, क्या कर रखेंगे हम, हर वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण क्या होता है, तीसरा चौथा और पांचवा वर्ण तस्त व्यंजन। ठीक है, ऊष्म व्यंजन से केवल, हाँ, ऊष्म व्यंजन से केवल, हाँ हमारा, हाँ, द्विगुण व्यंजन और सारे स्वर, और सारे स्वर सघोष या घोष कहलाते हैं। घोष या घोष, सघोष या घोष कहलाते हैं हमारे, क्या कहलाते हैं, घोष भी कह सकते हैं इन्हें हम, सघोष भी कह सकते हैं, कहलाते हैं हम। ठीक है, ये हमारा यहाँ बात हो गई। अब इसको थोड़ा सा हम जो है यहाँ पर समझ लेते हैं। तो मैं यहाँ पर बात लिख रहा हूँ, यहाँ वर्णों को लिख रहा हूँ यहाँ पर आपके सामने। देखो, तो ये व्यंजन हम लिख रहे हैं यहाँ पर सारे के सारे। ठीक है, ये हमने यहाँ पर व्यंजन लिख लिए। देखो इसको क्या कहते हैं बेटा, हम का वर्ग, इसे कहते हैं हम चा वर्ग, इसे कहते हैं बेटा हम टा वर्ग, कहते हैं ता वर्ग, कहते हैं बेटा हम पा वर्ग। ये जो है हमारे अंत, ये हमारे क्या है, ऊष्ट। ठीक है, उच्च व्यंजन है हमारे। इसमें अगर हम बात करें तो ये क्या है, ये जो है हमारे, ये जो है हमारे यहाँ पर क्या है, हर वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। पहला दूसरा तीसरा पांचवा वर्ण है हमारा। तो हमसे यहाँ पे पूछा गया था अघोष क्या है। अगर अघोष की हम बात करें, अघोष की बात करें, अघोष में मैंने आपको अभी पीछे लिखाया है, हर वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण, पहला और दूसरा वर्ण और तीनों शाह हमारे, कौन कौन से तीनों शाह हमारे, ये वाले, ये क्या कहलाते हैं हमारे, ये क्या कहलाते हैं हमारे, अघोष कहलाते हैं। और अगर मैं सघोष की बात करूं यहाँ पर, सघोष की बात करूं, सघोष कह लूँ या इन घोष कह लूँ, कह लूँ या घोष कह लूँ, बात एक ही है। इसमें क्या होता है, हर वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण, ठीक है, और
प्लस अंतस्थ व्यंजन, तस्थ व्यंजन प्लस ऊष्म व्यंजन से हा, ऊष्म व्यंजन से केवल हा, केवल हा, उससे केवल हा, कौमा द्विगुण व्यंजन और सारे स्वर। कुछ होते सारे स्वर क्या होते हैं बच्चों? घोष होते हैं, ये बात हमें जाननी है। तो देखो अघोष का क्या अर्थ होता है? अघोष का होता है स्वर तंतुओं में कंपन ना होना, सघोष का अर्थ होता है स्वर तंतुओं में कंपन होना। अगर मैं यहाँ पर पहले दूसरे वर्ण को पढ़ूं तो क ख च छ ट ठ त थ, ठीक है, प फ, यहाँ पर कोई कंपन होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन जैसे ही मैं ग घ अंग ज झ य या ड ढ ण का उच्चारण करता हूँ तो हमें हल्का सा वाइब्रेट होता हुआ दिखाई दे रहा है, हल्की सी झंझनाहट महसूस हो रही है। तो ये क्या हो जाएगा? हमारा सघोष हो जाएगा। तो हम इसे यहाँ पे यहाँ से भी समझ सकते हैं, इसको हम देखो यहाँ पर इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, ठीक है, ऐसे इसको देख लेते हैं हम। देखो हर वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण, तो हर वर्ग का सारे वर्ण की बात हो गई हमारी, ठीक है, पहला दूसरा वर्ण, ठीक है, और ये तीनों शाह हमारे, तीनों शाह हमारे, ये क्या है हमारे? तो ये गोल घेरे में मैंने ग्रीन कलर के गोल घेरे में लिए हैं हमारे, ठीक है। 10 3 13 कितने वर्ण है टोटल? वर्ण कितने हैं हमारे? 13 वर्ण, ठीक है। 13 वर्ण ये हमारे क्या कहलाएंगे? क्या कहलाएंगे? अघोष कहलाएंगे। क्या हो जाएंगे? अघोष हो जाएंगे। और अगर मैं सघोष की बात करूं तो सघोष को जो है हम, सघोष को हम जो है पिंक कलर से यहाँ पर लेना चाहेंगे, कलर से लेंगे तो पिंक कलर से लेंगे। देखो यहाँ पर ये जो तीसरा, ठीक है, तीसरा चौथा और पांचवा वर्ण, तीसरा चौथा पांचवा वर्ण, जैसे ग घ ग, ठीक है, द ध न प भ म, ठीक है, य र ल व और ह, ठीक है। और द्विगुण व्यंजन सारे स्वर हमारे किस में आएंगे? इसमें आएंगे। तो यहाँ पर कितना होगा? 15, तो ये हो गए हमारे 15, तो हमारे वर्ण ये हो गए। और 4 19 और एक 20, 20 और 11 कितने हो गए? 20 और 11 कितने हो गए? 31 और 2 33। तो 33 वर्ण जो है हमारे, 33 वर्ण जो है हमारे किस में आ जाएंगे? हमारे सघोष में आ जाएंगे। 33 वर्ण किस में हो जाएंगे बेटा? हमारे सघोष बन जाएंगे 33 वर्ण, ठीक है। तो ये अघोष और सघोष का थोड़ा सा अंतर हुआ। इसके बाद में अगर हम दूसरे पॉइंट की तरफ चलें तो फिर दूसरा पॉइंट बन जाएगा हमारा, दूसरा पॉइंट बन जाएगा प्राणात्म के आधार पर, प्राणात्म के आधार पर, प्राणात्म के आधार पर, प्राणांत के आधार पर व्यंजन दो प्रकार के हैं हमारे। प्राणांत के आधार पर व्यंजन कितने प्रकार के हैं? दो प्रकार के हैं। इसमें जो पहला प्रकार है मेरे प्यारे बच्चों, में जो पहला प्रकार है हमारा, वो है हमारा अल्पप्राण, क्या है? अल्पप्राण। दूसरा प्रकार है यहाँ पर हमारा महाप्राण। दूसरा प्रकार क्या है यहाँ पर? महाप्राण। पहला है हमारा अल्पप्राण और दूसरा है महाप्राण वर्ण, ठीक है। अल्पप्राण को और महाप्राण को थोड़ा हम जान लेते हैं। यहाँ पर अल्पप्राण क्या है और महाप्राण क्या है, ठीक है। देखो इसको अगर हम एक्सप्लेन करें, हम यहाँ पर अल्पप्राण की बात करें हम, अल्पप्राण की, देखो अल्प मतलब होता है कम, प्राण मतलब ताकत, ठीक है। यानी कि अल्पप्राण मतलब जिन वर्णों के उच्चारण में, जिन वर्णों के उच्चारण में कम बलाघात लगाना पड़े। बलाघात मतलब ताकत, बलाघात, कम बलाघात लगाना पड़े, कम बलाघात लगाना पड़े, उन्हें अल्पप्राण कहते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें अल्पप्राण वर्ण कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं बच्चों? अल्पप्राण वर्ण कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? हम अल्पप्राण वर्ण कहते हैं। हम यहाँ पे क्या कहते हैं बच्चों? उन्हें हम अल्पप्राण वर्ण कहते हैं। और इसमें क्या होता है? इसमें क्या होता है? इसमें जो हम रहते हैं, इसमें रखते हैं हम, तो इसमें क्या रखते हैं? रखते हैं हर वर्ग का,
पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण प्लस अंतस्थ व्यंजन प्लस अंतस्थ व्यंजन हमारे क्या कहलाते हैं? हर वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण, ठीक है। प्लस अंतस्थ व्यंजन हमारे क्या कहलाते हैं बेटा? अल्पप्राण कहलाते हैं। तो उच्चारण करने में कम वाला हाथ लगाना पड़ेगा, मैं अभी इसको समझाऊंगा। अभी ये क्या कहलाते हैं? हमारे अंतस्थ वर्ण कहलाते हैं। अगर मैं इसके सूत्र की बात कर लूँ, अगर इसके सूत्र की बात करूँ यहाँ पर, तो इसका सूत्र बन जाएगा 135 प्लस अंतस्थ। 3 बार याद करोगे, 135 प्लस अंतस्थ क्या बन जाएगा? हमारा अल्पप्राण बन जाएगा। क्या बन जाएगा? अल्पप्राण यहाँ पर बन जाएगा। ठीक है, क्या बन जाएगा? अल्पप्राण यहाँ पर बन जाएगा। 135 प्लस अंतस्थ, 135 प्लस अंतस्थ, ऐसे 3 बार रिपीट करना है आपसे। 135 में हर वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण और प्लस अंतस्थ व्यंजन क्या हो जाएंगे हमारे? अंतस्थ व्यंजन क्या हो जाएंगे हमारे? अल्पप्राण वर्ण हो जाएंगे। ठीक है, दूसरे पॉइंट्स की तरफ अगर हम चलें, हम यहाँ पर दूसरा पॉइंट्स बनेगा हमारा, दूसरा पॉइंट बनेगा महाप्राण वर्ण। इसके बाद महा मतलब ज्यादा, जिन वर्णों के उच्चारण में, जिन वर्णों के उच्चारण में ज्यादा बलग हाथ लगाना पड़े, लगाना पड़े, उन्हें महाप्राण वर्ण कहते हैं। प्यारे बच्चों, महाप्राण वर्ण कहते हैं। और अगर मैं इसकी उसकी बात करूं, इसमें क्या होता है? इसमें क्या होता है? हर वर्ग का, ठीक है, हर वर्ग का, ठीक है। महाप्राण में क्या होगा? महाप्राण में क्या होगा? हर वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण, दूसरा और चौथा वर्ण तथा ऊष्म व्यंजन, हाँ, ऊष्म व्यंजन, ठीक है। हर वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण तथा ऊष्म व्यंजन क्या कहलाते हैं? हमारे महाप्राण वर्ण कहलाते हैं। अगर मैं इसके सूत्र की बात कर लूँ, अगर मैं इसके सूत्र की बात कर लूँ, इस सूत्र की बात अगर मैं कर लूँ, तो इसका सूत्र बन जाएगा 24 प्लस ऊष्म, 24 से मतलब हर वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण और प्लस ऊष्म व्यंजन क्या कहलाएंगे? ऊष्म व्यंजन क्या बन जाएंगे बच्चों? महाप्राण बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? महाप्राण यहाँ पर क्या बन जाएंगे? महाप्राण यहाँ पर बन जाएंगे। ठीक है, ये यहाँ पर सूत्रों का समावेश यहाँ पर बन जाएगा। ठीक है, अब इसको थोड़ा हम समझ लेते हैं, इसको थोड़ा समझ लेते हैं। ठीक है, देखो क्या है। ये हमारे व्यंजन यहाँ पर हो रहे हैं, उसके बाद में फिर क्या होगा? हमारा अंतस्थ व्यंजन हो जाएंगे। या, रा, ला, आ, जाता है हमारा ऊष्म व्यंजन, रा, श, श और हा। ये वर्ण यहाँ पर हमारे हो जाएंगे। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर बात करूँ इसमें, इसे कहते हैं बेटा, हम क्या कहते हैं? का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, टा वर्ग, बेटा पावर कहते हैं। क्या कहते हैं? पावर कहते हैं। इसमें अभी हमसे जो पूछा गया था वो क्या कहना चाह रहा है इसमें? देखो, हर वर्ग का पहला वर्ण ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा ये हो गया, पांचवा वर्ण ये हो गया। इसमें क्या पूछा था हमसे? इसमें पूछा था अल्पप्राण, ठीक है। तो क्या पूछा था इसमें? महाप्राण।
प्राण और महाप्राण। अगर मैं इसकी बात करूं यहाँ अल्पप्राण की, अल्पप्राण में क्या था, हर वर्ग का, अल्पप्राण में मेरे प्यारे बच्चों क्या था, हर वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण, पहला तीसरा पांचवा वर्ण तथा हर वर्ग का पहला तीसरा पांचवा वर्ण तथा अंतस्थ व्यंजन। क्या था बच्चों हमारा, अंतस्थ व्यंजन, क्या था हमारा, अंतस्थ व्यंजन। ठीक है, क्या कहलाते हैं, अल्पप्राण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, अल्पप्राण कहलाते हैं। अल्पप्राण से मतलब क्या है कि जिन व्यंजन वर्णों को उच्चारण करने में कम बलाघात लगाना पड़ता है उन्हें हम क्या कहते हैं, अल्पप्राण कहते हैं। और महाप्राण से मतलब होता है जिन व्यंजन वर्णों को उच्चारण करने में ज्यादा बलाघात लगाना पड़ता है उन्हें हम महाप्राण वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं, उन्हें महाप्राण वर्ण कहते हैं। तो यहाँ पर हम देखें अगर, देखो पहले तीसरे पांचवें का उच्चारण करके देखेंगे, अभी पहला तीसरा और पांचवें का उच्चारण करके देखेंगे। ठीक है, पहले तीसरे पांचवें का उच्चारण करेंगे पहले। ठीक है, ठीक है, का उच्चारण करके देखेंगे तो देखो मेरे साथ उच्चारण करके देखो क्या है, क अ, ज ज य ट ड ण त द न प व म य र ल व। ठीक है, अगर हम जैसे ही हम अगर महाप्राण की तरफ देखें, दो बार उच्चारण करके देखो आप, दो बार उच्चारण करके देखो महाप्राण में क्या होगा। इसमें क्या होता है, हर वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण, दूसरा और चौथा वर्ण तथा ऊष्म व्यंजन, महाप्राण कहलाते हैं। महाप्राण कहलाते हैं, हर वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण। अगर मैं इनको जो है, अगर मैं इनको राइट कलर से इंगित करूं तो देखो ये क्या होंगे, ये दूसरा, ठीक है, दूसरा, ठीक है। देखो यहाँ देखो क ग अंग, और देखो क ख जा लग रहा है, ग घ लग रहा है ज्यादा पर लगा, च छ ज झ ट ठ ड ढ त थ द ध प फ व भ। ठीक है, लग रहा है ज्यादा वाला घात, तो ये क्या हो जाएंगे हमारे, देखो य र ल व, और देखो श श श और ह ज्यादा लग रहा है, तो ये वर्ण क्या बन जाएंगे बेटा, महाप्राण बन जाएंगे। तो अल्पप्राण और महाप्राण को हमने जाना है। उसके बाद में हम जो है अंतस्थ व्यंजनों का वर्गीकरण करेंगे। तो यहाँ हम देखेंगे अंतस्थ व्यंजनों में एक देखना है हमें लुंठित ध्वनि। ठीक है लुंठित ध्वनि, क्या देखना है बच्चों, लुंठित ध्वनि क्या होती है। ठीक है, तो लुंठित को हम जानते हैं, लुंठित का अर्थ होता है लुढ़कना। क्या होता है, लुढ़कना, का अर्थ क्या है, लुढ़कना। यहाँ पर हम जानेंगे लुंठित क्या होता है, कि जिनके उच्चारण करने में, जिन व्यंजनों के उच्चारण करने सांस जीभ से टकराकर लुढ़कती हुई सी लगती है। ठीक है, परिभाषा बन जाएगी, जिन व्यंजन के उच्चारण में, उच्चारण में सांस जीभ से टकराकर लुढ़कती हुई सी प्रतीत होती है, लुढ़कती हुई सी प्रतीत होती है, उसे ध्वनि का वर्ण संख्या एक है। इसकी संख्या क्या है, एक है हमारी। और ये क्या बन जाएगा मेरे बच्चों, आंसर क्या बन जाएगा इसका, रा जो है हमारी, रा क्या है हमारी, ध्वनि है। दूसरा प्रकार बनेगा इसका पार्श्विक ध्वनि, क्या बनेगा, पार्श्विक ध्वनि। ठीक है, पार्श्विक है। पार्श्व का अर्थ होता है, पार्श्व का अर्थ होता है जीव के दोनों तरफ,
के दोनों तरफ या जीभ के बगल से, बगल से, के बगल से, ठीक है। इसे हम कह सकते हैं जिसके उच्चारण में सांस जीभ से टकराकर, ठीक है, जिसके उच्चारण में सांस जीभ से दोनों टकराएगी, नहीं टकराएगी तो लुंठित में सांस जीभ से जीभ के दोनों तरफ मतलब बगल से निकलती हुई दिखाई देती है, निकलती हुई दिखाई देती है। हाँ, तो उसे हम क्या कहेंगे, लुंड पार्श्विक ध्वनि कहेंगे। और इसका जो सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, क्या बन जाएगा, लय जो है हमारा, लय जो है हमारा पार्श्विक ध्वनि के अंतर्गत आएगा। इसमें क्या होगा, लुंठित में तो क्या होगी, सांस जो जीभ से टकरा कर लुढ़कती हुई प्रतीत होगी। और पार्श्विक में मेरे बच्चे क्या होता है, इसके उच्चारण में सांस जीभ के दोनों पास पास मतलब जीभ के दोनों तरफ से मतलब बगल से निकलती हुई दिखाई देगी। और इसकी जो संख्या एक है, केवल एक ही वर्ण है, और वो कौन सा है हमारा, लय। लय हमारी जो है पार्श्विक ध्वनि है। इसके बाद में अगर हम बात करें, के बाद में हम पार्श्विक ध्वनि के बाद में बात करें, फिर बन जाता है हमारा अर्धस्वर। क्या बन जाता है, अर्धस्वर, ठीक है, अर्धस्वर, ठीक है। अर्ध मतलब आधा, आधा स्वर। ये जो है दो वर्ण होते हैं हमारे, यहाँ से क्वेश्चन हर परीक्षा में पूछा जाता है। ये या और वा जो अर्धस्वर हैं, ठीक है। कि ये दोनों जो हैं, अगर हम ईण संधि की बात करें, देखो ई और आ मिलके क्या बनता है हमारा, या बनता है। ऐसे ही उ और आ मिलके क्या बनता है हमारा, वा का निर्माण होता है, ठीक है। तो ये दोनों आधे स्वर के मिल से एक वर्ण बनना है। देखो क्यों बनना है, क्योंकि मैंने आपको बताया था स्वरों में आ की तो कोई मात्रा है होती नहीं, ई और ऊ की मात्रा है, तो आधे स्वर के मिल से बनना है, इसलिए इसको क्या अर्ध स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं, अर्ध स्वर कहते हैं। तो एक शब्द देखते हैं हम यहाँ पर, अति प्लस अल्प, ई प्लस अल्प। देखो ई और आ मिलके क्या बनना है हमारा, या बनना है, और शब्द बन जाएगा हमारा अत्यल्प। ठीक है? ऐसे लिखा मैंने, सु प्लस अल्प, प्लस अल्प, और आ मिलके क्या बन जाएगा हमारा, वा बन जाएगा। और शब्द बन जाएगा बच्चों हमारा स्वल्प, के क्या बन जाएगा, स्वल्प बन जाएगा। देखो वा का निर्माण हो रहा है और या का निर्माण हो रहा है, तो ये जो है आधा स्वरी तो है, इसकी तो कोई मात्रा है नहीं, ये आधे ही तो है हमारे। तो ये दोनों हमारे क्या है यहाँ पर, ये ई और ऊ क्या है, ये आधे ही तो हैं, अर्धी तो हैं इसमें। कि आ की तो कोई मात्रा है नहीं, आ की हमारी, आ की कोई मात्रा नहीं होती, आ की मात्रा नहीं होती। मैंने आपको पहले ही बताया था, ये किसी वर्ण को पूर्ण कर सकता है, ठीक है। ये हमारे क्या अर्धस्वर कहलाएंगे। इसके बाद में फिर हमारा, इसके बाद में फिर क्या होता है हमारा, इसका ना फिर हमारा होता है स्पर्श संघर्षी वर्ण। क्या होते हैं, स्पर्श संघर्षी वर्ण, स्पर्श संघर्षी, स्पर्श संघर्षी वर्ण। ये क्या होते हैं स्पर्श संघर्षी वर्ण, इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, सांस घर्षण के साथ कुछ सांस जो सांस स्पर्श के साथ कुछ घर्षण के से निकले, सांस स्पर्श के साथ कुछ घर्षण से निकले, तो उसे क्या कहेंगे, स्पर्श संघर्षी कहेंगे। स्पर्श संघर्षी, सांस स्पर्श के साथ कुछ घर्षण से निकले, ठीक है? स्पर्श संघर्षण कहते हैं। की संख्या जो कितनी है बेटा, पांच है, ठीक है? पांच है। और ये क्या होते हैं हमारे, क्या होते हैं हमारे, जो हमारा चा वर्ग होता है, जो हमारा चा वर्ग होता है, पर संघर्षी कहा जाता है। इसमें चा, छा, जा, था और या, ये हमारे पांच वर्ण इसमें रहते हैं, पांच वर्ण इसमें रहते हैं।
5 वर्ण इसमें, ये स्पर्श संघर्षी वर्ण कहलाता है। क्या कहलाता है? स्पर्श संघर्षी वर्ण कहलाता है। पूरा इसी का ही पौंड से है हमारा, तो इसका ही पौंड से है हमारा संघर्षी, संघर्षी वर्ण। क्या है? संघर्षी वर्ण। इसमें जो होता है हमारा संघर्षी वर्ण में जो बनता है हमारा, वो क्या बनता है संघर्षी वर्ण में क्या होता है? संघर्षी वर्ण में हमारा जो रखते हैं बच्चों, क्या करते हैं कि उसके उच्चारण में जो है सांस जो है ना मुख अंगों के परस्पर निकट आने से, ठीक है। इसमें क्या होता है? मुख अंगों के परस्पर निकट आने से, परस्पर निकट आने से वायु मार्ग, ठीक है। वायु मार्ग जो हमारे मुख से निकलने वाला जो होता है हमारा वायु मार्ग जो है, वायु मार्ग संकीर्ण हो जाता है। संकीर्ण क्या जानते हो? तब पतला हो जाता है, संकीर्ण हो जाता है। से ही हम संघर्षी वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों? संघर्षी वर्ण कहते हैं। जो संख्या है वो कितनी है? 4 है। ये मेरे प्यारे बच्चों 4 हैं। और ये क्या होते हैं हमारे? जो ऊष्म व्यंजन होते हैं हमारे, क्या होते हैं? ऊष्म व्यंजन होते हैं। क्या होते हैं? ऊष्म व्यंजन जो होते हैं हमारे, ऊष्म व्यंजन जो होते हैं वो जो है हमारे संघर्षी वर्ण कहलाते हैं। ये कौन से होंगे? चार, चा और हमारा हा, ये हमारा क्या कहलाएगा? ये हमारा क्या कहलाएगा? संघर्षी वर्ण कहलाएगा। हमारा क्या कहलाएगा? संघर्षी वर्ण कहलाएगा। इसके बाद में हम जो है, इसके बाद में हम देखें तो फिर हमारे दो द्विगुण व्यंजन बन जाते हैं। तो द्विगुण व्यंजन बन जाते हैं, द्विगुण व्यंजन बन जाते हैं। अब इनका क्या योग योग है, इनको देख लो, ठीक है। दोनों को देख लें। ये जो है अपने टावर के साथ में ही उच्चारित होते हैं। किसके? टावर के साथ में ही रहते हैं। हमारा उच्चारण स्थान का यही है। लेकिन ध्यान रखना है, इसको समझना है, इसको समझना है। इन दोनों से हिंदी शब्दकोश में, हिंदी शब्दकोश में, शब्दकोश में कोई भी शब्द प्रारंभ नहीं होगा। कोई भी शब्द प्रारंभ नहीं होगा। ये शब्द के मध्य वाला होता है, बीच में या अंत में। ठीक है। तो मैं लिखूँ यहाँ पर, जैसे मैं समझाने के लिए लिखूँ यहाँ, ढोलक। तो लिखा मैंने ये ढोलक। ये दो मैंने लिख दिया। अगर वर्तनी की दृष्टि से अगर बात करूँ तो इन दोनों में शुद्ध कौन सा है? ये शुद्ध है हमारा, ये हमारा अशुद्ध है। क्यों? क्योंकि इनसे ये स्टार्टिंग में हो रहा है, तो इनसे कोई शब्द भी प्रारंभ नहीं होता। ठीक है। इसके बाद में फिर हमारा जो होता है, इसके बाद में फिर हमारी जो है आगत ध्वनि होती है। क्या होती है? आगत या मेहमान वर्ण। आगत या मेहमान वर्ण और हैं हमारे, आगत या मेहमान वर्ण हैं। और इनको हम देखेंगे क्या होते हैं। ठीक है। हम जानते हैं कि हिंदी हमारी बड़ी विस्तृत भाषा है। इसने जो है सबको अपने अंदर अंगीकार कर लिया है, ग्रहण कर लिया है। तो यहाँ पर हिंदी ने जो है अपने संस्कृत के, अरबी के, फारसी के, तुर्की के, अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मनस, ठीक है, जर्मन, स्पेनिश, पुर्तगाली, डच, चीनी, जापानी आदि भाषाओं के शब्दों को अपने अंदर ग्रहण कर लिया है। इसलिए ही जो है हिंदी का जो वोकैब है वो बहुत विस्तृत है, शब्द भंडार बहुत अधिक है। जब इसने इनको ग्रहण कर लिया तो यहाँ पर हम देखने को पाते हैं कि हमारी हिंदी के अंतर्गत जो है कुछ वर्ण हैं जो हमने अलग अलग भाषाओं से लिए हैं। ठीक है। तो हम देखते हैं।
ये जो है हमारे, ये जो मैं लगा रहा हूँ नीचे, ये बिंदकी लगा रहा हूँ। इस बिंदकी को जो कहते हैं, इस बिंदकी को क्या कहते हैं? इसे नुक्ता कहते हैं। क्या कहते हैं? नुक्ता कहते हैं। क्या कहते हैं? नुक्ता कहते हैं। और नुक्ता जो है केवल जो है अरबी फारसी के शब्दों के साथ में लगता है। अरबी और फारसी भाषा के शब्दों के साथ में लगता है, अरबी और फारसी के। ठीक है, तो ये हमने जो है 5 जो वर्ण हैं, ये हमने 5 जो लिए हैं, ये 5 उपरोक्त 5 जो लिए हैं हमने, उपरोक्त 5 जो लिए हैं हमने, उपरोक्त 5 वर्ण जो लिए हैं हमने, ये कहाँ से लिए हैं? हमने अरबी और फारसी से लिए हैं। कहाँ से लिए हैं? अरबी और फारसी भाषा से लिए हैं। ठीक है, में क ख जो है हमारा, क और ख जो है ये हमारा अरबी से है। ग दा और फा, ठीक है, ग जा फा जो है ये हमारे फारसी भाषा। ठीक है, इसके बाद में फिर एक वर्ण और है हमारा, एक वर्ण और है हमारा, वो है औ। ठीक है, ये तो 5 है ही हमारे, ये तो 5 है ही हमारे। एक हमने और लिया है, वो क्या लिया है? ये वाला औ लिया है। कहाँ से लिया? औ लिया है। ये जो लिया है बच्चों हमने, ये जो लिया है हमने बच्चों, ये कहाँ से लिया है हमने? ये हमने अंग्रेजी भाषा से लिया है। कहाँ से लिया? अंग्रेजी भाषा से लिया। कहाँ से लिया? अंग्रेजी भाषा से लिया है। ठीक है, जैसे हमें सब लिखना है, सब कुछ करो, हमें कॉलेज सब लिखना है। क्या लिखना है? कॉलेज लिखना है, तो कॉलेज को हम ऐसे नहीं लिखेंगे। ठीक है, ये जो है हमारा ओ का प्रोनाउंसिएशन करेगा और शब्द लिख रहेगा कॉलेज। क्या लिख रहेगा? कॉलेज। ये शब्द यहाँ पे शुद्ध होगा। ये जो है यहाँ पर ना शुद्ध होगा, हमारा कॉलेज सब शुद्ध होगा, ये हमारा अशुद्ध होगा। ये जो है अ जो है हमारा, ये वाला अ जो है मेरे प्यारे बच्चों, ये जो है अ जो है हमारा, ये किसकी ध्वनि निकालता है? अ की ध्वनि निकालता है। किसकी? अ की ध्वनि निकालेगा, ओ का सिंबल रहेगा। ठीक है, तो इस टाइप का सिंबल लगा हुआ होगा, तो ये कहाँ से होंगे? हमारे अरबी फारसी भाषाओं से और अंग्रेजी भाषाओं से। कुल हमने 6 आगत मेहमान ये वर्ण लिए, 6 हमने आगत या मेहमान वर्ण का प्रयोग हम भाषा में, आगत या मेहमान वर्ण। ठीक है, आगत या मेहमान वर्ण लिए, कितने लिए? 6 लिए हैं। इसमें 5 हमने जो है, 5 जो लिए हमने अरबी फारसी से लिए हैं, और एक जो है हमने अंग्रेजी भाषा से लिया है। ये हमारे भाषा से संबंधित जो आज वर्णमाला का था, वर्णमाला से संबंधित सारे बिंदु थे। इन बिंदु को आप अच्छे से कंठस्थ कर लें। कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही तो पूछ, बाद में इसकी पे हम चर्चा यहाँ पर करेंगे। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।